आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। चाहे कोई भी एग्जाम हो, CGPSC हो, CG व्यापम हो या फिर इसके अलावा कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो उन परीक्षाओं में पिछले वर्षों में भारत के इतिहास से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस का यहां पर कलेक्शन किया है। तो टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के टोटल 100 प्रश्न यहां पर हैं। काफी सारे क्वेश्चन जो है CGPSC में पूछे गए हैं, CG व्यापम में पूछे गए हैं, जो नेट वगैरह का पेपर होता है उसमें भी पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अपने किसी पेपर में आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास के विषय में जानकारी का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो देखो, पल्लव वंश जो दक्षिण भारत है वहां पर ये लोग जो है शासन किया करते थे। तो पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास मतलब पल्लव वंश का जो शुरुआती इतिहास है या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक इतिहास, तो इसके विषय में जानकारी का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो देखिएगा क्या है, पल्लव अभिलेख नहीं है। इसका जो प्राथमिक स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था ना, समुद्रगुप्त, इसके द्वारा जारी किया गया था प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन। हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त के आदेश पर इस प्रयाग प्रशस्ति को तैयार करवाया था। ध्यान रखना इसको भी, ये संस्कृत में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, और इस प्रयाग प्रशस्ति से पल्लव वंश के प्राथमिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। देखो, जो समुद्रगुप्त था उसने जो है दक्षिण भारत की विजय की थी, दक्षिणापथ अभियान। तो दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। तो दक्षिणापथ के इन 12 राजाओं में पल्लव शासक भी था, पल्लव राजा को भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो वहां से जो है हमको इनके बारे में पता चलता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा एक नाम और याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के अलावा जो पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत वो है वेनसोंग का यात्रा वृतांत। वेनसांग जो चीनी यात्री था ना, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। तो वेनसोंग जो है पूरे भारत का भ्रमण करता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में दक्कन में, जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला क्षेत्र है, वहां पर पुलकेशिन द्वितीय वो शासन कर रहा था। उसके राज्य में भी वेनसोंग जाता है। उसके बाद फिर जो पल्लव शासक थे उनके राज्य में भी वेनसोंग जाता है। वेनसोंग जो है हमारे छत्तीसगढ़ भी आया था ना, जो क्या नाम था, पांडु वंश के शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो यही वेनसोंग, इसके यात्रा वृत्तांत से भी हमको पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वेनसोंग का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है CU की, कुछ अलग टाइप से लिखते हैं लेकिन हम लोग इसको CU की नॉर्मली बोलचाल में बोलते हैं। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति और वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है टोटल, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा सा डिटेल बताना शुरू कर देता हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। वैसे काफी लोगों को ये चीज पसंद है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पुराणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। किसके विषय में? पुराणों के विषय में। पहला कथन दिया है, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। तो जो ऐतिहासिक कथा है तो उसका जो क्रमबद्ध विवरण है हमको पुराणों से मिलता, बिल्कुल सही है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा कथन है, पुराणों से राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। ये भी बिल्कुल सही है। जो ऐतिहासिक जो राजा है ना, मतलब जो क्या कहना चाहिए, जो पौराणिक राजा हैं, उस टाइप के जो राजा हैं उनके साथ ही साथ जो ऐतिहासिक राजा हैं उनके वंशावली हमको प्राप्त होता है। उसके बाद है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है ये भी। उसके बाद दिया है पुराणों का संकलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्ण हुआ था। तो ये गलत है। देखो, पुराणों का जो संकलन है वो लगभग 6वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, और पूर्ण कब हुआ? तो लगभग गुप्त काल में ये पूर्ण हुआ।
कब? गुप्त काल में पूर्ण हुआ, या इसको हम बोल सकते हैं चौथी पांचवी शताब्दी में ये पूर्ण हुआ। तो गुप्त काल में यह पूर्ण हुआ था, न कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये जो द है ये गलत होगा, ये सत्य नहीं है, तो द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित कीजिए। अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन है। तो एक तरफ जो है राजपूत राजवंश और दूसरी तरफ राजधानियां दिया हुआ है। तो ये राजपूत राजवंश है, ये राजधानियां। तो देखो चंदेल वंश, चंदेल वंशीय शासकों की जो राजधानी थी वो थी महोबा। तो हम लोग ए का कर लेते हैं 3। उस बाद चौहान वंश, भाई चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनकी राजधानी कहां थी? अजमेर थी। तो बी का हो जाएगा 2। उसके बाद परमार वंश, परमार वंश जो राजा भोज थे ना, तो राजा भोज की राजधानी कहां पर थी? धार, धार नगरी। तो ये हो जाएगा आपका सी का 4। कलचुरी, कलचुरी जो हमारे छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक शासन किए थे ना, उनके जो पूर्वज थे वो कहां शासन करते थे? हमारे जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी थे वो कहां से आए थे? त्रिपुरी से आए थे ना, तो कलचुरी वंश त्रिपुरी में शासन करते थे। तो ये हो जाएगा डी का 1। तो 3 2 4 1 ये आपका उत्तर होगा। 3 2 4 1। तो देख लेते हैं भाई 3 2 4 1 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण थे। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो इसके कारण क्या क्या थे ये आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है शिक्षित वर्ग के प्रति अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति। तो देखिएगा जो उस समय ना शिक्षित वर्ग वो थोड़ा थोड़ा मतलब उभर करके सामने आ रहा था, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी कि अंग्रेज उनके साथ उतना भेदभाव करें। हालांकि होता था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं होता था। जो भी शिक्षित लोग थे ना, अधिकतर वे ही लोग उच्च शिक्षित थे उस समय जिनके पास पैसा था। अधिकतर जो पहले के जो जमींदार लोग थे या फिर दूसरे लोग थे जो थोड़े से पैसे वाले थे, क्योंकि 1857 तक ना जो शिक्षा है वो थोड़ी सी महंगी थी, अवेलेबल नहीं था। जो बंगाल है, कलकत्ता है, मद्रास है, वहीं पर जो है आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, और जो वहां का नहीं है उसको वहां आकर के रहना होगा, खर्चा काफी होता था। तो पढ़ा लिखा वर्ग था या फिर कहे शिक्षित वर्ग था, उनकी संख्या काफी कम थी, और जो थे वो अंग्रेजों के राजभक्त थे। ध्यान रखना, जो विलियम बेंटिक था ना बंगाल का गवर्नर जनरल, तो उसके समय में एक अधिनियम आया था जिसमें बोला गया था कि अपने को जो है मैकाले का घोषणा पत्र आया था, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। क्या बोला गया कि हमको जो है अंग्रेजी जानने वाले लोगों की आवश्यकता है, भारतीय, ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी जानते हो, जिससे हम लोग काम ले सके, क्लर्क वगैरह का। तो वैसे पढ़ाई करवाया जाता था। तो जो शिक्षित वर्ग थे ना, उनके साथ उतना भेदभाव नहीं हो रहा था, खुश थे। यहां तक कि जो शिक्षित वर्ग था ना, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, वो तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के जीत के लिए सभाओं का आयोजन करते थे। बाकायदा वो जो है ना प्रार्थना सभा टाइप का आयोजन किया जाता था कलकत्ता बंगाल में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और जो शिक्षित वर्ग था वो तो भाई 1857 की क्रांति में भाग भी नहीं लिया था। जो सैनिक थे, किसान थे, वही लोग तो भाग लिए थे ना, वही लोग लड़ रहे थे। तो ये गलत है। चर्बी वाले कारतूस, ये तो भाई बहुत बड़ा कारण था, जो तात्कालिक कारण था ना, चर्बी वाले कारतूस। मतलब जो भारतीय थे, भारतीय सैनिक थे, मजदूर थे, किसान थे, राजा महाराजा थे, एकदम भरे पड़े थे, लेकिन उसको चिंगारी देने का काम किया इस चर्बी वाले कारतूस ने। तो ये तो बहुत बड़ा कारण था। डलहौजी की हड़प नीति, भाई ये भी बहुत बड़ा कारण था। डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया और उसने जो है एक एक करके सभी राज्यों को हड़पना शुरू किया। सबसे पहले सातारा को हड़पा, उसके बाद झांसी को हड़पा, अवध को हड़पा। अवध में तो कुशासन का आरोप लगा दिया, तो उसने जो है काफी सारे राज्यों को हड़पा, पंजाब को जीत लिया। तो डलहौजी की हड़प नीति कहीं ना कहीं 1857 के कारण बहुत बड़ा कारण था। मुगल सम्राट का अपमान, देखो मुगल सम्राट उस समय नाम का मुगल सम्राट था, लेकिन फिर भी उसका जो एक तरह का कहना चाहिए था, जलवा था, तो उसका भी जो है अंग्रेजों ने अपमान किया। तो ये सब जो है क्रांति के कारण थे। तो ये चर्बी वाले कारतूस, डलहौजी की हड़प नीति, मुगल सम्राट का अपमान। तो 2 3 4 आपका उत्तर होगा। 2 3 4 ये वाला नहीं था, ध्यान रखेंगे। शिक्षित वर्ग अंग्रेजों के साथ थे। तो 2 3 4 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है ना, जो मराठा कहना चाहिए, मराठा जो से मराठा क्या बोलेंगे इसको, खैर जाने दीजिए, मराठा चलो। और दूसरा तरफ उनका जो है ना राजधानी, तो भोसला जो है ये नागपुर में रूल करते थे। तो ए का हो जाएगा 3। गायकवाड़ थे वडोदरा में। तो बी का हो जाएगा 2। सिंधिया थे
ग्वालियर में, सिंधिया ग्वालियर में थे। अरे मैं क्या लगा दिया, ये 4 था ना, ये 2 होगा। हाँ, होलकर थे इंदौर में, तो 1, तो 3 4 2 1 ये आपका उत्तर होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखिए जो मराठा नेता थे ना, वो 5 भागों में बट गए थे। सबसे बड़े थे पेशवा, उस बाद भोस सबसे बड़े पेशवा थे, जिसकी सर्वशक्तिमान, मतलब जो पेशवा था ना, उसकी सर्वोच्चता को बाकी सब मानते थे। हालांकि धीरे धीरे जो पेशवा का पावर है वो कम होने लगा। उसके बाद भोसला थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, होलकर थे। तो ये इनका जो है राजधानी था। पेशवा का पूना याद रखना। अगला हम लोग देखते हैं, कौन सा राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक वफादार रहा है। तो देखो अकबर के समय, अकबर ने जो है ना राजपूतों के साथ मित्रता की थी और काफी सारे राजपूतों को अपना भक्त बना लिया था, अपना विश्वास पात्र बना लिया था। लेकिन एक ऐसा राज्य था जो मुगल साम्राज्य के आखिरी समय तक मुगलों का वफादार बना रहा। कौन था? जोधपुर की अगर बात करें तो भाई ये वफादार था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर ना जोधपुर के महाराजा क्या नाम था उनका, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है जोधपुर और मुगलों का जो संबंध है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, वो जो है शाहजहां के भी काफी वफादार थे, औरंगजेब के भी काफी वफादार थे। लेकिन जब महाराजा जसवंत सिंह का मृत्यु हो जाता है तो जोधपुर और औरंगजेब इनके बीच थोड़ा सा जो है खटास आ जाता है। उसके बाद देखिएगा मेवाड़, भाई मेवाड़ महाराणा प्रताप, मेवाड़ महाराणा प्रताप, ये लोग कभी भी मुगलों के वफादार नहीं बने। हमेशा मुगलों की अधीनता मतलब इन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की। तो ये तो भाई मतलब कहना चाहिए अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। बाकी सब जो है मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन जो मेवाड़ था वो बना रहा। लेकिन जो महाराणा प्रताप के जो बेटे थे ना, उन्होंने फिर खून खराबा को देखते हुए मुगलों के सामने सिर झुकाया, सिर नहीं झुकाया, एक तरह से संधि कर ली कि भाई हमको शांति चाहिए, इस टाइप से। और ये जो आमेर है ना भाई, आमेर जहां के राजा थे भारमल, जिसने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से करवा दिया था। और यही जो है ना आखिरी समय तक मुगलों के वफादार बने रहे, चाहे वो भारमल हो, चाहे भगवान दास हो, चाहे राजा मानसिंह हो, या फिर उसके बाद राजा जयसिंह जो क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वो संधि किया था ना, कौन सा संधि था? पुरंदर की संधि। तो आमेर ये जो है मुगलों का सबसे बड़ा वफादार था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? काफी बार पूछा गया है, श्रीगुप्त ये जो है प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त, प्रथम समुद्रगुप्त, ये सब भी हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या सही है? तो देख लेते हैं क्या सही है। चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था, ये मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में पूछा गया था। कन्नौज का युद्ध ये 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ठीक है यही सही है। तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ था। तो यहां पर हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे और अकबर के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से राजा मानसिंह जो आमेर का राजा था वो महाराणा प्रताप से लड़ा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम भूमि दान में देने की प्रथा को शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में किन शासकों ने भूमि दान में देने की प्रथा को शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? सातवाहन शासकों ने। तो ये चीज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला दिया है कि सातवाहनों ने सर्वाधिक भूमि दान के रूप में किन्हें दिया? अब ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा उन्होंने ब्राह्मणों को दिया और बौद्धों को दिया। और ये चीज भी आप ध्यान रखना कि जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जो बौद्ध धर्म है उसको भी अपने साम्राज्य में आश्रय दिया। एक आपको याद होगा जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े वो थे, क्या कहना चाहिए, विद्वान थे, नागार्जुन। वो जो है सातवाहन कालीन थे, वो पूरे भारत में ही सातवाहन, उसी समय कनिष्क भी था तो उसके दरबार में भी रहा करते थे वो। तो नागार्जुन इन्हीं के समकालीन थे। और जैन धर्म को इन्होंने आश्रय नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म का उन्होंने मतलब विरोध किया, लेकिन उसके लिए उतना कुछ नहीं किया। तो ब्राह्मण और बौद्ध इनको जो है सबसे ज्यादा भूमि दान के रूप में दिया गया। तो 1 और 4 आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो अच्छा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो भाई 10 सिख गुरु है ना, तो जो आखिरी सिख गुरु है ना, 10वें सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म हुआ था पटना में 5 जनवरी 1666 में, पटना में। पटना साहिब बोला जाता है ना जो। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, एक तरफ जो है ना संप्रदाय दिया हुआ है, उसके संस्थापक दिया हुआ है दूसरी तरफ। तो देखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद भाई रामानुजाचार्य, हाँ विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद ये है वल्लभाचार्य। उसके बाद है आपका द्वैताद्वैतवाद। तो द्वैताद्वैतवाद है निम्बकाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। वही आपको याद रखना है द्वैतवाद, खाली द्वैतवाद, तो वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। तो आपका कूट क्या बनेगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहां गया? ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल राजा ने जल सेना का प्रारंभ किया था? ये मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में पूछा गया था। राजा राज प्रथम द्वारा जल सेना का प्रारंभ किया गया। जो चोल थे ना, उनको, जो चोल साम्राज्य था, उन्होंने जो अपना क्या कहना चाहिए, बंगाल की खाड़ी या फिर कहें दक्षिण पश्चिम एशिया के काफी सारे द्वीपों को अपने अधिकार में कर लिया था। और जो बंगाल की खाड़ी था ना, उसको, मतलब अभी भी है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब बंगाल की खाड़ी में चोल शासकों के बहुत सारे जलपोत जो है गुजरा करते थे वहां से, क्योंकि जो काफी सारे जो द्वीप है ना दक्षिण पश्चिम एशियाई देश में, तो उस तरफ काफी सारे द्वीपों में चोल शासकों के अधिकार थे। अब देखिएगा दक्षिण पश्चिम एशिया में जो भारतीय संस्कृति आज भी देखने को मिलता है ना, तो उसका विस्तार कहीं ना कहीं इन चोल शासकों द्वारा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मगध के किस शासक के समय पाटलिपुत्र मगध का स्थायी राजधानी बना? तो ये वाला क्वेश्चन कहीं तो पूछा गया था, तो कालाशोक इसका आप आंसर लेंगे। देखो, उदयन, इसने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र जो आज बिहार की राजधानी पटना है, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में जो शिशुनाग हुआ ना, तो शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को बनाई, तो राजधानी फिर वैशाली हो गई। लेकिन आगे चल करके कालाशोक जब राजा हुआ, तो इसने जो है पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, और यहां से पाटलिपुत्र ही मगध की स्थायी राजधानी बनी मौर्यों के समय भी। तो ध्यान रखना, स्थापना किसने किया? उदयन ने। लेकिन स्थायी राजधानी हुई कालाशोक के समय, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी तो बनाया, लेकिन बाद में फिर पाटलिपुत्र के स्थान पर एक बार वैशाली को राजधानी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ राजा राज्य है, दूसरे तरफ संस्थापक है। ये जो है ना अपने जो अपना क्या कहना चाहिए, बहमनी साम्राज्य से विखंडित होकर के जो राज्य बने थे, उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा, बरार, बरार का संस्थापक कौन था? इमादुल मुल्क। बरार का संस्थापक इमादुल मुल्क, जिसको फतेह उल्लाह इमाद शाह भी बोला जाता है। तो ए का हो जाएगा 3। बीजापुर, बीजापुर का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह, तो बी का हो जाएगा 1। अहमदनगर, अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद, मलिक अहमद, तो सी का हो जाएगा 2। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 3 1 2 4 आपका कूट बन रहा है, 3 1 2 4, 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ पुरा स्थल, जो सैंधवकालीन पुरा स्थल दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ दिया है नदी, तो इसका आपको जोड़ी मिलाना है। तो देखिएगा, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी ये ना जो अपनी यमुना है, यमुना की सहायक नदी है ये। उसके बाद दिया है रंगपुर, तो रंगपुर भाई ये जो है ना भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सुतकागेंडोर ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। लोथल सबको पता होगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो 4 3 1 2 ये आपका कोड बनेगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सिख गुरु ने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में मुगल शहजादा का साथ दिया था? तो देखो, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जो है ना
जो मुगल शहजादा था खुसरो, जो जहांगीर का बेटा था, इसके द्वारा जब खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो उस समय जो खुसरो है भाग करके पंजाब चला जाता है और वहां जो है गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। तो गुरु अर्जुन देव जो है ना एक तरह से इसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो एक तरह से गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का समर्थन किया था। लेकिन यहां ध्यान रखना कि यहां पर खुसरो ने विद्रोह किया था, खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहां पर कोई भी उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, क्योंकि इसका जो पिता था, खुसरो का जो पिता था जहांगीर, उसको जो है अपने पिता अकबर से उत्तराधिकार के रूप में भारत का जो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य है, वो मिल चुका था। तो यहां पर इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो यहां आपका आंसर ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, कब हुई औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के जो पुत्र थे ना, उनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ गया और यहां गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को जो है ना समर्थन दिया, बहादुर शाह का साथ दिया उत्तराधिकार के युद्ध में। और बहादुर शाह जो है बाद में उत्तराधिकार का युद्ध जीत जाता है और औरंगजेब के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है। और बहादुर शाह ने ना गुरु गोविंद सिंह जी को बाद में फिर 5,000 का मनसबदार बनाया था। तो यह ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में शहजादा बहादुर शाह का साथ दिया था। और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो द्वारा विद्रोह किए जाने पर खुसरो का एक तरह से समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने समर्थन नहीं किया था, भाई वो क्या थे? संत आदमी थे। अब उनके शरण में जो भी आएगा वो क्या बोलेंगे? मतलब आप किसी भी संत के पास जाओगे, उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे तो वो आशीर्वाद ही तो देंगे ना। तो जो गुरु अर्जुन देव जी थे, भाई संत आदमी थे, तो उनके शरण में खुसरो आया तो उन्होंने बोला कि बच्चा तुम्हारा जो भी मनोकामना है पूर्ण हो। तो इसी चीज से जो जहांगीर है ना, वो फिर क्रोधित हो जाता है कि गुरु अर्जुन देव ने मेरे जो विद्रोही बेटे का समर्थन किया, साथ दिया, उसको राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। और यही आरोप लगा करके जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हत्या ये औरंगजेब ने करवाई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का उत्तराधिकार के युद्ध में समर्थन किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध ये हुआ था भाई 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच। तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने राज्यों के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तो 1191 में एक हुआ, 92 में हुआ। अगर हम क्रम बनाए तो भाई सबसे पहले तराइन का युद्ध आएगा, उसके बाद चंदावर आएगा, उसके बाद खानवा आएगा, उसके बाद अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट होगा ना, हाँ ये फर्स्ट में तराइन का, दूसरा फिर चंदावर, तीसरा हो जाएगा आपका खानवा, उसके बाद आखिरी में चौथा हो जाएगा तालीकोटा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, चौथा बोल के तालीकोटा ये लगा रहा हूं। तो 4-1-3-2 4-1-3-2 ये जो है आपका कूट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो चचनामा, जिसकी रचना अली अहमद ने की थी। ये सारे क्वेश्चन ना बार बार आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे के देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो भाई गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, मतलब जो 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है और ये जो है ना इस वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, मतलब कि इसको एक तरह से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि बाद में फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो बेटा हुआ ना वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, उसने फिर अपना जो क्या कहते हैं एक शक शासक की पुत्री से विवाह किया था, रुद्रदामन की पुत्री से, जो कि दूसरे कास्ट का था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका
यहाँ नीचे बिंदु नहीं आएगा, ढाका में हुई थी। और ढाका में 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो संस्थापक अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह खां। क्या थे ये? संस्थापक अध्यक्ष। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, जब पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो नवाब सलीमुल्लाह खां लगा देते हैं। तो ये संस्थापक अध्यक्ष थे। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय भी कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा ना, तो संस्थापक अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। उसके बाद जब मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ, कहां हुआ पहला अधिवेशन? अमृतसर में, जहां स्वर्ण मंदिर है ना, अमृतसर पंजाब। तो यहां पर पहला अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, जिसकी अध्यक्षता की थी मुश्ताक हुसैन ने। ध्यान रखेंगे, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने, संस्थापक अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह खां, जो ढाका के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता प्रसिद्ध विद्वान एवं यात्री था, वह किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी सीजीपीएससी में पूछा गया था। तो भाई तुगलक वंश के शासनकाल में ये आया था। शासक याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब बिना मोहम्मद के तुगलक या फिर बिना तुगलक के मोहम्मद, जो भी आप बोलो। तो मोहम्मद बिन तुगलक, भाई इसको पागल सुल्तान बोला जाता है ना। तो इसी के शासनकाल में इब्न बतूता ये भारत की यात्रा पर आया। कहाँ का था ये? मोरक्को का था। ये भी पूछा जाता है, मोरक्को का था। और इसकी जो किताब है यात्रा वृत्तांत, रेहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण में निम्न शासकों का योगदान था। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य आरंभ किया, लेकिन इसको पूर्ण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश, इसने जो है इसको पूर्ण कराया। तो 1-2 इन दोनों ने मिलकर के इसको बनवाया, ये हम बोल सकते हैं, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ क्या दिया हुआ है? हाँ, जागीर, कर वगैरह है, और दूसरे तरफ जो भी राजवंश है। तो चौथ का संबंध है भाई मराठा साम्राज्य से। ये एक प्रकार का कर होता था। उसके बाद है इक्ता जो है सल्तनत काल में होता था, एक प्रशासनिक इकाई। अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य। अल्तमगा ये जागीर होता था, मुगल साम्राज्य से संबंधित है, अल्तमगा जागीर। तो यहां उत्तर बन रहा है 3 1 2 4। 3 1 2 4 ये जो है आपका कोड बन रहा है 3 1 2 4, 3 1 2 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डलहौजी की हड़प नीति के होना था। यहां पर डलहौजी की हड़प नीति के तहत भारत विलय किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखो, जो डलहौजी है उसने हड़प नीति चलाई, गोद प्रथा निषेध कानून उसने लागू किया, जिसके तहत कोई भी राजा बिना संतान के अगर मरता है तो उसके राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे, अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो ये डलहौजी की नीति थी। व्यपगत का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो सातारा पहला राज्य था जिसको डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत हड़पा था। कब? 1848 में। तो सीधा क्वेश्चन ये भी बनता है कि डलहौजी के हड़प नीति अथवा गोद प्रथा निषेध अथवा व्यपगत के सिद्धांत का पहला शिकार कौन हुआ? तो सातारा। तो ध्यान रखेंगे, तो सातारा को जो है 1848 में सबसे पहले हड़पा गया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, सातारा के बाद आता है अगला नंबर आता है बघाट। ये 1850 में बघाट को हड़पा जाता है। उसके बाद झांसी को 1853 में। उसके बाद नागपुर, इसको 1854 में। और नागपुर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी चला गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। तो यहां कूट क्या बनेगा? तो एक सबसे पहले आएगा, उसके बाद बघाट आएगा, हाँ, उसके बाद झांसी आएगा। अरे मैं यही मिस्टेक कर देता हूं, 1 4 2 3 ऐसे बनेगा ना, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये जो है आपका कूट बनेगा 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री ऐसे लिखेंगे क्या? स्त्रियों के उत्थान के लिए लाए गए भिन्न क्या है? निम्न स्त्रियों के उत्थान के लिए लाए गए निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम क्या है? तो भाई जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए कुछ अधिनियम लाए गए थे ब्रिटिश काल में, इनका कालक्रम बताना है। सती प्रथा ये कब लाया गया था? 1829 में। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से 1856 में
ये जो है अधिनियम बना था, मतलब जो विधवा हैं उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला इस अधिनियम के तहत। देसी बाल विवाह अधिनियम ये कब लाया गया भाई? तो केशव चंद्र सेन इससे संबंधित थे, 1872 देसी बाल विवाह अधिनियम। इसके तहत जो है ना, जो विवाह की आयु उसको निश्चित किया गया, लड़की के लिए 14 वर्ष, लड़के के लिए 18 वर्ष। उस वक्त शारदा अधिनियम ये आया 1930, इसमें भी जो है ना विवाह के आयु को निश्चित किया गया, इसमें भी 14 और 18 ही रखा गया, लड़की के लिए 14, लड़के के लिए 18। बस जो पहले जो लूप होल थे ना उसको थोड़ा सा टाइट किया गया। तो इसका क्रम क्या बनेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 बनेगा ना, मतलब सही कालक्रम बताना है। तो पहले सती प्रथा, फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, देसी बाल विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम। तो 1 2 3 4 आपका आंसर बनेगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज में महिला बटालियन किसके नाम पर था? तो आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ये सब थे ना इसमें। तो रानी लक्ष्मीबाई बटालियन, जो महिला बटालियन था उसका क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। और इस बटालियन की जो कैप्टन थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल से मुझे एक चीज याद आया, ये ना मेरे ख्याल से जब अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने, तो जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना, तो उनके विरुद्ध कैप्टन लक्ष्मी सहगल को भी खड़ा किया गया था। एक बार आप चेक करके बताइएगा मैं सही हूं या नहीं। तो ये मुझे अचानक से ध्यान आया। तो अगला हम लोग देखते हैं, रानी दुर्गावती, ये रानी थी ना जो अकबर से लड़ी थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायसराय लॉर्ड मेयो ने किस स्थान पर राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की? तो ये हुआ था भाई राजस्थान के अजमेर में। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया था ना, राजकुमारों के शिक्षा दीक्षा के लिए, मध्य भारत के जो राजे रजवाड़े थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वैसा ही चीज जो है ना भारत के अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया गया था। अजमेर में भी था राजकुमारों के शिक्षा दीक्षा के लिए। यहां पर ना राजाओं के जो बच्चे होते थे, उनके जो रिश्तेदार होते थे, उनको जो है बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती थी। एक तरह से ना इन कॉलेजों में राजाओं के बच्चों को अंग्रेज बनाया जाता था। उनके अंदर मतलब भारतीयों के प्रति थोड़ा सा जो था ना, मतलब एकदम ठाट बाट से जीना उनको सिखाया जाता था। तो अजमेर में इसको मेयो कॉलेज बोला जाता है, मेयो कॉलेज। अच्छा, ये जो लॉर्ड मेयो था ना, इसकी हत्या हुई थी जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था। तो वहां पर एक अफगान जिसका नाम मेरे ख्याल से शेर अफरीदी ऐसी कुछ है शायद, तो उसने जो है छुरा मार करके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठा पेशवाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखते हैं भाई मराठा पेशवाओं का सही कालक्रम। तो बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव इसका शासनकाल था, इसका शासनकाल था 1740। बाजीराव प्रथम का ये पुत्र था ना, तो 1740 से शुरू होकर के 1761 तक इसका शासनकाल था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से शुरू होता है और 1720 तक जाता है। इसके बाद फिर बाजीराव प्रथम हुआ। बाजीराव द्वितीय ये जो है 1795 ले लेते हैं और 1818। उसके बाद माधवराव नारायण राव ये जो है 1774 या 75 ले सकते हैं और ये जाएगा 1795 तक। तो आपका कूट क्या होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले ये आएंगे बालाजी विश्वनाथ 2 हो जाएगा, उसके बाद बालाजी बाजीराव तो 1 आ जाएगा, उसके बाद माधवराव नारायण राव ये 4 आ गया, उसके बाद बाजीराव द्वितीय ये 3। तो 2 1 4 3 ये जो है आपका कूट बनेगा 2 1 4 3 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, दूसरे तरफ रचनाकार। तो देखते हैं शाहजहांनामा तो ये इनायत खान ने लिखा है, बाबरनामा लिखा है बाबर ने, अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो है ना हुमायूं की बहन थी। तो क्या कूट बनेगा भाई? ये हो गया आपका 4, सॉरी कहाँ 4 लगा रहा हूं मैं, ये आपका यहाँ 1 मिनट इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो ये शाहजहांनामा ये 3 हो गया, बाबरनामा ये 4 हो गया, अकबरनामा ये 2 हो गया, ये हो गया आपका 1। तो 3 4 2 1 ये आपका कूट बनेगा उल्टा 3 4 2 1 ये।
अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य कौन था भाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसका गुरु था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। इसमें जो है धर्मस्थीय और कंटक शोधन दो न्यायालयों का जिक्र होता है। जो कंटक शोधन है ये फौजदारी न्यायालय हुआ करता था, फौजदारी, और ये धर्मस्थीय होता था दीवानी। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 3, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन समकालीन नहीं है? तो देखो, पुलकेशिन द्वितीय है, हर्षवर्धन, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये सब जो है एक दूसरे के समकालीन थे। जो कुमार गुप्त है ये काफी पहले का था, गुप्त शासक। तो इनका जो समय है ना 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में इनका शासन था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन, मध्य भारत में पुलकेशिन द्वितीय और दक्षिण में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम। अरे तो यहां पर समकालीन नहीं है, तो ये आपका उत्तर होगा स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है? चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना ना बारिंद्र कुमार घोष और एक क्या नाम था, दत्त थे, भूपेंद्र नाथ दत्त। हाँ, भूपेंद्र नाथ दत्त जो विवेकानंद जी के छोटे भाई थे ना, भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने मिलकर के की थी। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर के 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो ये गलत है। चंद्रशेखर आजाद उस समय मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की। यही आपका सही आंसर होगा, यही सही है। अगला देखते हैं, प्रफुल्ल चाकी ने करजन की हत्या का प्रयास किया। नहीं, इन्होंने जो है ना, जो किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरपुर का जज था ना, डगलस किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया था। सॉन्डर्स हत्याकांड की योजना में रामप्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे? नहीं, ये शामिल नहीं थे। इसमें जो है ना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब इसमें शामिल थे। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा ब, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन देवताओं को ख्याति प्राप्त था? तो भाई उत्तर वैदिक काल में, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल के प्रारंभिक समय की, तो उस टाइम पे ना जो इंद्र है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय था और काफी शक्तिशाली देवता माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र का जो प्रभाव है, या फिर का जो कहना चाहिए प्रभाव एक तरह से घटता चला गया। मतलब ये जो है उतना ज्यादा फेमस नहीं रहा। अब जो है ना प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र जो शिव जी थे, विष्णु, ये जो है काफी फेमस हो गए उत्तर वैदिक काल में। तो प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, ये तीनों जो है ख्याति प्राप्त कर गए उत्तर वैदिक काल में। तो 1, 3, 4 आपका उत्तर होगा, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो भाई वेल्लोर का विद्रोह ये हुआ था 1806 में। किसके समय में हुआ था? जॉर्ज बार्लो के टाइम पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। और एक चीज और याद रखना, मद्रास का जो गवर्नर था, ये जो जॉर्ज बार्लो है, ये जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल था, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही मद्रास आता था। तो मद्रास का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल बना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो जॉर्ज बार्लो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इसके समय में जो है 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। ये एक सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था, क्योंकि सैनिक लोगों पर थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा था। जो धार्मिक या जातीय जो चिन्ह है, मतलब जैसे कि टीका लगाना हो गया, हाथों में कड़ा पहनना हो गया, मूछ दाढ़ी रखना हो गया, तो ये सब चीज को जो है ना करने से मना किया जा रहा था। तो इसी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो हम लोग पढ़ते हैं ना 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। तो ये हेनरी इलियट के अनुसार है, हेनरी इलियट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन किन शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी? अच्छा क्वेश्चन है, इसने नहीं लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान कहा जाता है और मध्यकालीन इतिहास का काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत के तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुल्तानों में ये था, तो काफी ज्यादा ये पढ़ा लिखा था, लेकिन इसने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, फुतुहात ए फिरोज शाही, इसने लिखी। उसके बाद बाबर ने लिखी तुजुके बाबरी, जहांगीर ने
लिखी तुजुके जहांगीरी। तो इन तीनों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। फिरोज शाह तुगलक, बाबर, जहांगीर, ये पूरे मध्यकालीन भारत में, ध्यान रखना, मध्यकालीन शासकों ने, इन तीनों ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। इनके अलावा और किसी ने लिखा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 2, 3, 4 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है ना ये दक्षिण भारत में, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था, या फिर कहें मेरे ख्याल से शायद संगम युग के काल का होगा या उसके बाद बीच बीच का होगा, दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, मतलब अपना जो वर्ण व्यवस्था है वो किन नामों से जाना जाता था, ये आपको सुमेलित करना है। तो विप्रल्लु ये ब्राह्मण को बोला जाता था। राजल्लु, देखो विप्र, विप्र ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आसानी से आप लगा सकते हो। राजल्लु राजा शब्द आया है, मतलब क्षत्रिय। उसके बाद देखिएगा मोती कीर्तल्लु, मोती कीर्तल्लु, मोती शब्द आया है। मोती मतलब क्या है, एक तरह का संपन्नता का प्रतीक है। संपन्न व्यक्ति कौन होगा, वैश्य होगा, जो व्यापार करता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है नल वजटिवये, नल वजटिवये, ये है शूद्र। इसको कैसे याद रखोगे, नल, नल मतलब भाई जहां से हम पानी भरते हैं, तो पानी कौन भरता है, आप, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो नौकर है वो भरेगा पानी, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, सिर्फ याद रखने के लिए। तो नल वजटिवये ये शूद्र। तो 1, 2, 3, 4 ये जो है आपका कूट होगा। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, क्षत्रिय को क्या कहा जाता था, ऐसा पूछा जाता है। तो विप्रल्लु ब्राह्मण, राजल्लु क्षत्रिय, मोती कीर्तल्लु वैश्य, नल वजटिवये ये शूद्र होता था। अगला तो 1, 2, 3, 4 आपका कूट बनेगा ये। अगला क्वेश्चन है 1918 में महात्मा गांधी जी के अहमदाबाद मिल हड़ताल में किस महिला ने सक्रिय योगदान दिया। तो यहां पर अनुसुईया बेन, इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी की काफी हेल्प की थी। जब अहमदाबाद के मिल मजदूर मतलब वहां पर मतलब बोनस वोनस को लेकर के काफी वो चल रहा था, तो गांधी जी वहां पर हड़ताल पर बैठे, तो अनुसुईया बेन ने उनकी काफी हेल्प की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध मराठा और निजाम के मध्य नहीं हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। खेड़ा का युद्ध ये हुआ था 1707 में। पालखेड़ा का युद्ध ये हुआ था 1728 में। उदगीर का युद्ध 1760 में। खुर्दा का युद्ध 1795 में। तो इनमें से ये जो 3 है ना, पालखेड़ा, उदगीर और खुर्दा का युद्ध, ये तीनों युद्ध मराठा और निजाम के मध्य हुआ था। जो हैदराबाद का निजाम था और इधर मराठे, दोनों के मध्य हुआ था। और इन तीनों युद्धों में मराठों ने निजाम को बुरी तरह से हरा दिया था। ध्यान रखना है, तीनों युद्धों में मराठों की जीत हुई थी। अब प्रश्न उठता है खेड़ा का युद्ध, ये किन के मध्य हुआ था। तो भाई खेड़ा का युद्ध जो है ना मराठों के आपस में हुआ था। जो मराठे थे ना 1707 में, कौन मतलब सत्ता संभालेगा, तो उसको लेकर के थोड़ा सा मराठों में कहना चाहिए गृह युद्ध टाइप की स्थिति हुई थी। तो खेड़ा का युद्ध उससे संबंधित है। तो बाकी ये 3 याद रखना है, पालखेड़ा का युद्ध, उदगीर का युद्ध, खुर्दा का युद्ध। इन तीनों ये जो तीनों युद्ध हैं मराठे और निजाम के मध्य हुआ था, जिसमें निजाम हार गया था बुरी तरह से। जो बाजीराव मस्तानी मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरे ख्याल से उसमें पालखेड़ा के युद्ध का जिक्र हुआ है, जिसमें बड़ी ही चालाकी से जो बाजीराव प्रथम है वो जो है ना निजाम को शिकस्त दे देता है। उसके बाद उदगीर का युद्ध, जो एक मूवी आया था ना पानीपत, तो उसमें जो है ना उदगीर के युद्ध को दिखाया गया है शुरू में ही, कि उसमें जो निजाम है वो हार गया। और वहीं पर एक क्या नाम था उसका, जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का तोपखाना संभाला था, क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के तोपखाने का संचालन किसने किया था। वो जो है ना हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम करता था, तो उसको जो है उदगीर के युद्ध के बाद वो जो है मराठों के साथ आ गया था। तो उसका नाम मुझे आप बताइएगा। तो यहाँ पर खेड़ा का युद्ध ये मराठा और निजाम के मध्य नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है अच्छा सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ पुस्तक दिया है, एक तरफ राइटर। तो देखिएगा अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय जी की रचना है। हिंदी में इसको बोलेंगे दुखी भारत। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा है। इसको हिंदी में भारत विभाजन, मतलब पुस्तक मैंने मतलब इन दोनों किताबों को पढ़ा है, जो हिंदी संस्करण है
तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया ये सरोजनी नायडू ने लिखा है। 3 4 1 2 ये आपका कूट बनेगा। इस तरह की किताबें अगर आपको मिलती है ना तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 4 1 2 ये आपका कूट बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात किसने भूमिगत रहते हुए रेडियो के माध्यम से आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? तो देखो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी के मतलब जैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ ना, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने आनन फानन में ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च किया, जिसके तहत देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, कोई भी हो, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, हमारे छत्तीसगढ़ के भी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो उस अधिवेशन में गए थे, वापस लौट रहे थे ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, डॉक्टर खूबचंद बघेल, तो इनको जो है मलक्कापुर नामक रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस समय जो है ना, जो बच्चे कुछ नेता थे जो गिरफ्तार नहीं हो सके थे, अधिकतर जो क्या कहना चाहिए, जो युवा नेता थे वो बच गए थे, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो युवा नेता थे वो लोग जो है इधर उधर भागने में सफल हो गए थे, और वो लोग जो है भूमिगत रह करके आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे कि अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, ये सब जो है भूमिगत रहते हुए काम कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण को तो भाई गिरफ्तार कर लिया गया था, हजारीबाग जेल में इनको डाल दिया गया था, लेकिन भाई इन्होंने सोचा मैं जेल में रह करके क्या करूंगा, क्योंकि जवान थे। अगर बुजुर्ग होते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बुजुर्ग थे वो सब जेल में ही थे, लेकिन जो जवान थे उन्हीं के कंधों पर सब कुछ था, क्योंकि गांधी जी भी जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी तय है, उसके बाद जो भी करना है देश के जनता को करना है। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांद करके भाग गए थे, यह भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अरुणा असफ अली, इन्होंने तो भाई कमाल कर दिया था। क्या किया अरुणा असफ अली ने, इन्होंने ना जहां से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था बंबई के ग्वालियर टैंक में, यह चीज भी एक बार पूछा गया है मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित हुआ, तो वो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। तो अरुणा असफ अली ना ग्वालियर टैंक पहुंच गई, उस मैदान में पहुंच गई और वहां पर झंडा फहरा दिया। सोचो कितनी बड़ी बात थी। और ये जो उषा मेहता थी भाई, इन्होंने कमाल कर दिया था, रेडियो के माध्यम से लोगों तक जो है आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो आपका आंसर होगा उषा मेहता। तो यहां मैंने जितनी भी बातें बताई सब इंपॉर्टेंट है। तो उषा मेहता रेडियो के माध्यम से भूमिगत रहते हुए आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है, कौन से कार्य शाहजहां ने करवाए थे? तो भाई शाहजहां ने क्या क्या करवाया था? तो सिजदा व पायबोस की प्रथा समाप्त करवाया। सिजदा पायबोस क्या है? तो इसके तहत क्या होता है, जो सुल्तान या बादशाह जो भी होगा उसके सामने झुकना, उसके पैरों को चूमना, ये जो है सिजदा पायबोस होता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। ये जो चीजें हैं ना, सिजदा हो गया, पायबोस हो गया, ये जो फारसी परंपरा, मतलब जो फारस है ना वहां की परंपरा थी, वहां पर काफी चलन में होता था। और जो फारस है उसको जो है एक तरह से कहना चाहिए सभ्यता संस्कृति का केंद्र माना जाता था, मतलब वहां के लोग काफी अच्छे हैं ऐसा माना जाता था। तो बलबन ने जो है वहां का काफी कुछ नकल किया था। तो बलबन ने जो गुलाम वंश का शासक था ना बलबन, गयासुद्दीन बलबन, तो उसी ने जो है भारत में सिजदा और पायबोस की प्रथा को शुरू किया था। और जब मुगल आए तो उन्होंने भी इस सिजदा और पायबोस की प्रथा को जारी रखा। अकबर के समय में तो बहुत ज्यादा ये चलता था, जहांगीर के समय में भी जारी रहा, लेकिन शाहजहां को लगा कि भाई ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो भाई वो जो पारसी है, ईरानी है, उनकी संस्कृति है, तो इसको शाहजहां ने बंद करवा दिया गया शाहजहां द्वारा। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है हिजरी संवत लागू करवाया, पुनः हिजरी संवत लागू करवाया। हिजरी संवत क्या है? तो ये जो है ना मुस्लिम कैलेंडर है। देखो क्या था कि जो अकबर है, अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया 1582 में, और उसके अगले साल ही 1583 में ही उसने जो है इलाही संवत की शुरुआत करवाई। और फिर उसके बाद जो है ना इलाही संवत में ही सारा कामकाज होता था अकबर के समय में, मतलब 1583 के बाद। उसके बाद जहांगीर के समय में भी इलाही संवत चलता था, लेकिन शाहजहां ने इसको बंद करवा दिया गया। मतलब शाहजहां ने इलाही संवत को बंद करवाया और पुनः मुस्लिम कैलेंडर मतलब कि हिजरी संवत को लागू करवाया।
तो ये भी सही है। अगला दिया है गो हत्या पर प्रतिबंध हटाना। देखो अकबर ने क्या किया था, गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर कोई भी गाय की हत्या करेगा तो वो गैर कानूनी होगा, उस पर उसको मतलब सजा का प्रावधान था। ये अकबर द्वारा लागू करवाया गया था। तो इस चीज को जो है ना शाहजहां ने हटा दिया, मतलब कि गो हत्या पर प्रतिबंध जो लगाया गया था उसको वापस ले लिया। किसने? शाहजहां। अकबर ने प्रतिबंध लगाया और शाहजहां ने हटाया। अगला दिया है हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना है। ये ना मेरे यहाँ कभी कभी इस तरह का दिक्कत होता है मेरे कंप्यूटर में, मैं अगर ध्यान नहीं देता हूं ना तो वो छूट जाता है। तो स्थापना, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना। तो इसने जो है ना हिंदू लोगों को अलग से, मतलब उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक विभाग ही बना दिया, डिपार्टमेंट ही बना दिया। उसका काम था कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाओ। तो ये भी जो है सही है। अगला दिया है आगरा के गिरजाघर को तुड़वाना। तो देखो जो अकबर था ना उसने आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी, आगरा और लाहौर में। तो जो शाहजहां है, जब शाहजहां का पुर्तगालियों के साथ थोड़ा सा खटपट हुआ तो उसने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर पांचों कथन सही है, पांचों कार्य जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अब यहां एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो 5 पॉइंट दिया हुआ है ना, इसी को अलग अलग पूछ देगा। मतलब कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि सिजदा व पायबोस की प्रथा को किस शासक ने समाप्त किया, किसने पुनः हिजरी संवत को लागू करवाया, गो हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया, किसने प्रतिबंध हटाया। ऐसे जो है अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सभी जो है शाहजहां द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत का विद्वान एवं उसकी रचना सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं भाई कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देखो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस की रचना की थी, बिल्कुल सही है। कालिदास कुमार संभव, ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है हर्षवर्धन नैषध चरित, ये गलत है। जो हर्ष नैषध चरित है ना, ये श्री हर्ष ने इसकी रचना की थी। श्री हर्ष, जो हर्षवर्धन है वो तो राजा है भाई, वर्धन वंश का राजा, और ये जो श्री हर्ष है ये अलग है, ये बहुत बाद में हुई है श्री हर्ष। तो ये आपका जो है गलत है। तो यही आपका उत्तर होगा स। भास स्वप्नवासव दत्तम, ये भी मतलब सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो देखो अशोक के ना जो वृहद शिलालेख है वो उनकी संख्या टोटल मतलब 14 जो उसके आदेश थे वो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो वृहद शिलालेख हैं वो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 जो है भारत में है और 2 जो है अभी पाकिस्तान में है। तो ये जो मानसेहरा है, शाहबाजगढ़ी है, ये दोनों पाकिस्तान में है और यही दोनों जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। बाकी ये जो कालसी जो कि उत्तराखंड में है, गिरनार जो कि गुजरात में है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा 4 और है, जैसे कि सोपारा जो महाराष्ट्र में है, धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एर्ररगुड़ी। तो ये 6 जो है ना ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इसी तरह से जो है ना ब्राह्मी को भी लिखी जाती थी। ब्राह्मी तो हम लोग जैसे लिखते हैं बाएं से दाएं, वैसे ही ब्राह्मी को लिखी जाती थी। तो भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन भारत के बाहर पाकिस्तान में जो भी अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू वगैरह लिखते हैं उस टाइप से। अगला क्वेश्चन है, तो यहां आपका कूट क्या बनेगा भाई, मानसेहरा शाहबाजगढ़ी। तो 3 और 4 आपका कूट बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी घटना और क्रांतिकारी सुमेलित है। तो एक तरफ क्रांतिकारियों द्वारा की गई मतलब उनके द्वारा किया गया काम और दूसरी तरफ क्रांतिकारी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। पहला दिया है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना। तो भाई ये गलत है, सचिंद्र नाथ सान्याल इसमें शामिल नहीं थे। रास बिहारी बोस ये जो है इस पूरी योजना के कर्ता धर्ता थे। लॉर्ड हार्डिंग, जो 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग
1912 में क्या हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो उसमें घोषणा की गई कि अब से भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो 1912 में जो है ना, लॉर्ड हार्डिंग पूरे धूमधाम से दिल्ली में प्रवेश करता है। ये उस समय भारत का वायसराय था। तो जो रास बिहारी बोस थे, उन्होंने योजना बनाई कि अंग्रेज ये जो दिखावा कर रहे हैं, इतना मतलब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो हम लोग भी दिखाते हैं। और उन्होंने प्लान बनाया कि वायसराय के ऊपर हम लोग बम फेंकेंगे। बम फेंका जाता है, बम फटता भी है, लेकिन जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग है वो उसको मतलब उतना कुछ होता नहीं है, घायल होता है लेकिन उसकी मौत नहीं होती। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वायसराय मतलब कौन होता था? वायसराय जैसे आज मोदी जी है ना, नरेंद्र मोदी, तो वैसा ही उस जमाने में वायसराय का पावर होता था। तो ये रास बिहारी बोस, तो ये वाला गलत है। अगला दिया है सॉन्डर्स हत्या खुदीराम बोस। भाई खुदीराम बोस ने जो है ना मुजफ्फरपुर के जज डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और राजगुरु। इसमें सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये लोग भी शामिल थे। चिटगांव शस्त्रागार लूट, सूर्यसेन, ये बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा, यही सही है। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, चंद्रशेखर आजाद, हालांकि प्लान बनाने में ये शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन इस घटना को अंजाम दिया था भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने। तो ये भी गलत है। अगर कभी ऐसा देता है ना कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की योजना में कौन कौन शामिल थे और उसमें आजाद जी का नाम होता है, तो वो भी सही है, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त ये सब लोग मिलकर के ही प्लान बनाए थे। लेकिन घटना को अंजाम किसने दिया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो यहां पर ये भी गलत होगा। तो चिटगांव शस्त्रागार लूट ये जो है सूर्यसेन द्वारा अंजाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है भाई। जजिया कर क्या होता था? जो गैर मुस्लिम है और वो मुस्लिम साम्राज्य में रह रहा है, तो उसको एक कर देना होता था जिसका नाम होता था जजिया कर। अगर उसको जजिया कर से बचना है तो वो मुस्लिम धर्म अपना ले, इस टाइप से कुछ होता था। तो 1564 में अकबर ने इसको हटा दिया। अगला दिया है, अकबर ने दीन ए इलाही नामक नवीन धर्म चलाया। ठीक है, ये भी। उसके बाद अगला है, अकबर द्वारा स्थापित नवीन संवत की काल गणना का आधार अकबर के जन्म का वर्ष था। तो देखो, मैंने पीछे बताया कि अकबर द्वारा 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की गई। इलाही संवत, अब जो है ना अकबर द्वारा इस संवत की स्थापना की गई, तो इसका जो काल गणना है, इसकी शुरुआत जो है ना 1583 से नहीं होती थी, इसकी शुरुआत होती थी, इसके काल गणना की शुरुआत होती थी अकबर के राज्याभिषेक वर्ष से। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। यहां पर जन्म से दिया हुआ है, यह गलत है। तो जो इलाही संवत है उसके काल गणना की शुरुआत होती थी 1556, मतलब कि अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष से। तो यह चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, तो यहां पर ये आपका उत्तर होगा। 1 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के किस राज्य के राजा को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी? तो भाई दक्षिण के एक राजा थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव कहां के राजा थे? देवगिरी के राजा थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब इसके ऊपर अटैक करता है, बाद में फिर जो रामचंद्र देव है ये फिर सरेंडर कर देता है, और बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है बोलता है कि तुमको हम अपना मित्र बनाते हैं, और फिर काफी सारा मतलब क्या कहते हैं भेंट वगैरह भी देता है, और साथ में राय रायन की उपाधि देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वाइकोम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो भाई ये हुआ था 1924 में हुआ था, त्रावणकोर में। ये पूरी तरह से गांधीवादी आंदोलन था, गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन था। हुआ ये कि जो वाइकोम के मतलब जो त्रावणकोर क्षेत्र में ना, वहां जो दलित लोग हुआ करते थे उन पर काफी अत्याचार हो रहे थे। जो दलित लोग थे ना, उनको मंदिर वगैरह में प्रवेश करने की भी मनाही थी, यहां तक कि सड़क पर चलना भी मना था। तो इसी के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया गया था, वाइकोम सत्याग्रह। त्रावणकोर रियासत हुआ करता था। अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार। गुलाम वंश की अगर हम लोग बात करें तो 1206 से लेकर के 1290 तक इन्होंने रूल किया। तो कितने साल? 84 वर्ष। खिलजी वंश
1290 से 1320 तक, तो मात्र 30 वर्ष। लोदी वंश का जो शासन है ये शुरू होता है 1451 से 1526 तक। 1526 तक तो कितना होगा, 51, 49 और इधर 26, तो लगभग 75 साल इनका होता है। सैयद वंश का शासन था 1414 से 1551 तक, सॉरी 1451 तक, तो ये मात्र 35 वर्ष शासन कर पाए। तो यहां पर सबसे लंबे समय तक किसका शासनकाल हो रहा है, गुलाम वंश। वैसे अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के सभी पांचों राजवंशों में, 5 राजवंश थे ना, 5 वंश, एक तुगलक यहां पर नहीं है, तो जो तुगलक वंश है उसका शासनकाल है 1320 से 1414 तक, तो वो टोटल होता है 90 वर्ष। तो अगर पांचों में अगर हम लोग देखें तो तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है, और दूसरे नंबर में आता है गुलाम वंश। तो यहां तुगलक नहीं है, तो आपका आंसर होगा गुलाम वंश। ये जो है सबसे लंबे समय तक रूल किया इन चारों में। अगर पांचों में देखें तो तुगलक, तो 84 वर्ष गुलाम वंश, तुगलक 94 वर्ष, हाँ लगभग 94 वर्ष। मैंने 90 लिखा था क्या, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके किस स्थान पर रखा गया था। तो देखो इनको जो है ना, जैसे मैंने पीछे बताया 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी ध्यान रखेंगे कि गांधी जी को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। और ये भी पूछा गया है मेरे ख्याल से कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है किससे है, इस टाइप से। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया, तो पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। पुणे के आगा खां पैलेस में, जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, तो वहां पर जो आगा खां पैलेस है वो जेल नहीं था, वो एक तरह का कहना चाहिए महल था, पैलेस था, तो वहां पर रखा गया था, एक तरह से नजरबंद। यहां पर कस्तूरबा गांधी को भी उनके साथ रखा गया था, और कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, उनका निधन जो है यहीं पर हुआ था, पुणे के आगा खां पैलेस में। और जो दूसरे जो नेता थे, कांग्रेस कार्यकारिणी के जो नेता थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, उनको जो है ना अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के दुर्ग में, और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को भी अहमदनगर के दुर्ग में ही रखा गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 1957 में बना था, पंजाब राज्य सरकार द्वारा इसको बनवाया गया था। पुणे का यरवदा जेल, ये काफी फेमस है, यहां पर काफी मतलब जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं जो चर्चे में थे, उनको यहां पर रखा गया था। संजय दत्त भी यहीं पर रखा गया था, शायद संजय दत्त को भी यरवदा जेल में। ये मेरे ख्याल से 1870-71 में अंग्रेजों द्वारा इसको बनवाया गया था, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। ये मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था कृष्ण प्रथम, तो कई बार ये पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 1857 की क्रांति के पूर्व हुए विद्रोह व गवर्नर जनरल, तो ये सैन्य विद्रोह है, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं भाई कौन सा सुमेलित, मतलब जोड़ी मिलाना है ना हम लोगों को, तो देख लेते हैं। तो पहला दिया है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है, एमहर्स्ट के समय पे हुआ था बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। ये हुआ था 1824 में, 1824 में, तो ये बिल्कुल सही है। 1824 में हुआ था, जब आंग्ल बर्मा युद्ध आरंभ हुआ ना, तो इन सैनिकों को जल मार्ग के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से बैरकपुर से जाना था बर्मा, लेकिन इन सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम लोग जो है ना समुद्र को लांघ नहीं सकते, इससे हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट होगा, तो इसी कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसका कि बुरी तरह से दमन किया गया। वेल्लोर का विद्रोह विलियम बेंटिक, यही गलत है। मैंने बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था शायद कि वेल्लोर का विद्रोह जो है जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। विलियम बेंटिक तो खाली मद्रास का गवर्नर था, गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज बार्लो। अगला भी देख लेते हैं, सोलापुर का विद्रोह ऑकलैंड के समय हुआ था, ठीक है, ये 1836 में हुआ था मेरे ख्याल से ये सोलापुर का विद्रोह। गोविंदगढ़ का सैन्य विद्रोह, ये डलहौजी के टाइम पर हुआ था, 1849-50 में हुआ था ये गोविंदगढ़ का विद्रोह, तो आपका आंसर होगा वेल्लोर का सैन्य विद्रोह। ये जो है
सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले नेता थे। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले नेता थे सिद्धू और कान्हू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुए थे, तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। अजात शत्रु इस समय जो है शासक थे मगध के। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय, कालाशोक शासक था। उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ तीसरा, सम्राट अशोक के समय। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में राजकीय भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो अच्छा क्वेश्चन है, फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो जो फारसी है मुगलों की राजभाषा थी, और जब अंग्रेज आए ना तो अंग्रेजों ने भी इसी फारसी को शुरू में यूज किया। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो एक तरफ भारत के वायसराय दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। लॉर्ड मेयो प्रायोगिक जनगणना करवाई थी, बिल्कुल सही है, 1872 में प्रायोगिक जनगणना, मतलब कि एक तरह का प्रैक्टिकल करके देखा था कि जनगणना हो सकता है या नहीं। बाद में जो कहना चाहिए क्या कहते हैं, उसके बाद जो क्या कहते हैं, हर 10 साल वाला जो जनगणना है ना, उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो दूसरा देखते हैं, लॉर्ड लिटन भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है ये मतलब कि किसी को हथियार वगैरह रखना मना था इस अधिनियम के तहत, तो लिटन के टाइम पर आया था। लॉर्ड रिपन प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, सही है ये, तो यही गलत होगा। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार, यही गलत है, क्योंकि ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार हुआ था डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में बर्मा को भारत में मिलाया गया, जो कि ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार था, बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं ना। अगला दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ ऋग्वैदिक कालीन शब्द है, दूसरी तरफ उनके अर्थ। तो ऋग्वैदिक काल में ना अलग अलग बोला जाता था शब्दों को। तो उर्वरा, उर्वरा किसको बोला जाता था, जुते हुए खेत को। लांगल ये बोला जाता था हल को, हल। उसके बाद पर्जन्य ये बादल को बोला जाता था। सीता बोला जाता था हल से बनी नाली को, हल से बनी नाली को बोला जाता था सीता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उर्वरा ये हल, 4 3 2 1 ये आपका उत्तर बन रहा है, 4 3 2 1 ये। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला कथन है, जहांदर शाह की हत्या उसके ही वजीर जुल्फिकार खां द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। जहांदर शाह ये जो है ना 1712 से लेकर के 1713 तक मुगल बादशाह था। फर्रुख सियर की हत्या सैयद बंधुओं द्वारा की गई थी। देखो जो सैयद बंधु हैं इनको किंग मेकर कहा जाता है, नृत्य निर्माता। फर्रुख सियर को इन्हीं सैयद बंधुओं ने बादशाह बनवाया था, और जब फर्रुख सियर से काम निकल गया तो फर्रुख सियर की गला घोंट करके हत्या कर दी। तो इन्होंने खुद ने की थी, जबकि जुल्फिकार खां ने जहांदर शाह की हत्या की थी वो फर्रुख सियर के इशारे पर, और सैयद बंधुओं ने अपने लालच के लिए जो है ना फर्रुख सियर की हत्या कर दिया और बाद में दूसरे को बना दिया बादशाह। तो ये भी सही है। अगला दिया है, अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया गया। अहमद शाह जो कि ये जो है ना अहमद शाह, ये आपका 1748 से लेकर के 1754 तक मुगल बादशाह था। 1754 में इसको जो है ना अंधा करवा दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाया जाता है। आलमगीर द्वितीय ये जो है ना 1754 से लेकर के 1759 तक मुगल बादशाह था। इसकी हत्या इमादुल मुल्क ने की, और आलमगीर द्वितीय की हत्या करके ना इसकी डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया गया था। मतलब सोचो, इतने विशाल मुगल साम्राज्य जिसका किसी जमाने में एक तूती बोला करता था अकबर औरंगजेब के जमाने में, तो उसी के जो वंशज है आलमगीर द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है, तो उसको, उसकी जो लाश को बिल्कुल फेंक दिया जाता है यमुना नदी में। मतलब कोई कफन दफन कुछ नहीं, सीधे फेंक दिया जाता है। तो सभी कथन यहां पर सही है, चारों कथन सही है, तो सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक काफूर किसका समकालीन था। तो भाई मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। याद है ना, जो आप लोगों ने मूवी देखा होगा पद्मावत, तो उसमें दिखाया गया है मलिक काफूर 1000 दिनारी, इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, हिजड़ा था।
तो इसको जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा पोस्ट दिया था, और पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत का अभियान था अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? सीजीपीएससी ने इसको पूछा है, मेरे ख्याल से ध्यान आ रहा है, तो भाई डॉक्टर आरसी मजूमदार ये बोलते हैं कि 1857 की क्रांति नहीं है। जबकि हमारे विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने तो किताब ही रच डाली है जिसमें बताया है कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये भी पूछा गया है। पहले इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति माना, और डॉक्टर आरसी मजूमदार, इन्होंने क्रांति नहीं माना। अगला क्वेश्चन दिया है, हरिसेन किस पद पर कार्यरत था? कौन था भैया हरिसेन? तो ये समुद्रगुप्त का क्या था? राजकवि था, दरबारी कवि था। और केवल दरबारी कवि नहीं था, बहुत कुछ था समुद्रगुप्त का, ये बहुत कुछ था। तो क्या क्या था? कुमार मात्य था, महादंड नायक था, संधि विग्रहक था। तो ये जो तीनों पोस्ट हैं ये हरिसेन के पास हुआ करते थे, और ये तीनों पोस्ट ना बहुत बड़े बड़े पोस्ट हुआ करते थे। ये जो संधि विग्रहक है ये युद्ध मंत्री टाइप का पोस्ट होता था। महादंड नायक ये जो है ना न्यायाधीश टाइप का पोस्ट होता था। और जो कुमार मात्य है एक तरह का ये कहना चाहिए एक ऐसा पोस्ट होता था जिसको जो काफी महत्वपूर्ण होता था, उसको कोई सा भी पोस्ट दिया जा सकता था। वो एक कोई पद न हो करके ना एक कहना चाहिए वर्ग हुआ करता था, जो थोड़े से जो राज परिवार के लोग हैं या फिर बहुत खास लोग हैं उनको दिया जाता था। तो यहां से 1 2 3 आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये 1 2 3। तो ये तीनों पोस्ट जो है हरिसेन के पास थे। कुमार मात्य, महादंड नायक, संधि विग्रहक। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी ना इसने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में निर्मित है? तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, गांधार शैली में गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई है। गांधार शैली, इसमें जो है ना काले स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। काले स्लेटी रंग के पत्थर इसमें प्रयोग किया जाता है, और इसी गांधार शैली में गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई थी। वहीं अगर आपसे यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा किस शैली में बनाई गई, तो मथुरा शैली में। मथुरा शैली में क्या होता है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, लाल बलुआ पत्थर। नागर शैली भैया तो भाई मंदिर निर्माण शैली है ना, स्थापत्य कला शैली है। तो गांधार ध्यान रखना, गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां, मथुरा शैली में पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो भाई अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो भाई ये मिलती है राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण ने की थी। कल्हण कश्मीरी था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक महाकवि कालिदास की रचना नहीं है? तो भाई महाकवि कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम है, रघुवंशम है, और ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ना, ये विशाख दत्त की रचना है। वही विशाख दत्त जिसने अपना मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना की थी। पीछे जिक्र हुआ था ना मुद्रा राक्षस की, तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। महाकवि कालिदास की रचनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, उसके बाद मालविकाग्निमित्रम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, हाँ मेघदूत हो गया, रघुवंश हो गया, कुमार संभव हो गया, ऋतुसंहार, एक का नाम मैं भूल रहा हूं, मालविकाग्निमित्रम, उसके बाद विक्रमोर्वशीयम, और एक क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और क्या है, चलिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा इनके एक रचना के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाई? तो देखो 1648 में शाहजहानाबाद मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी। शाहजहानाबाद मतलब जो दिल्ली है ना, दिल्ली का जो पुराना बस्ती है ना, जिसको पुरानी दिल्ली विल्ली बोला जाता है, जहां पर लाल किला बाकी सब कुछ है, तो वो है। तो ये शाहजहां द्वारा इसको जो है अपनी राजधानी बनाई गई।
अच्छा, अब मुझे याद आया, ये जो है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ये तीन जो है नाटक हैं। मेघदूत, ऋतुसंहार, ये जो है खंड काव्य है। रघुवंश और कुमार संभव ये अपना क्या कहते हैं, महाकाव्य हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मुझे याद आया, भूल गया था उस समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ थे हम लोग, ये देख चुके थे ना। अगला है, राजनीति पर लिखा गया भारत का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भाई अर्थशास्त्र को जो है राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य। देखिए कई बार क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसका आंसर आपको तुरंत नहीं मिलता है, वो बाद में आपके दिमाग में आ जाता है। तो आप इससे मतलब ना बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, जैसे मेरे साथ अभी पीछे हुआ ना महाकवि कालिदास की रचना से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देख लेते हैं क्या सही नहीं है, ये देखना है। इसके रचयिता चाणक्य है, तो देखो जो कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, तो पहला तो सही है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र 15 भागों में विभक्त है, ये भी ठीक है, मतलब ये गलत होगा। अर्थशास्त्र से सम्राट अशोक के ये विषय मतलब अर्थशास्त्र में सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये गलत है। देखो अर्थशास्त्र में ना मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं पर भी मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं लिखा गया। मतलब कि जैसे कि हमारा जो संविधान है ना, जिसमें किसी नेता वेता का जिक्र नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो जो है भारत में किस तरह से शासन किया जाना है, कैसे राज चलेगा, उसके बारे में लिखा गया है भारत के संविधान में। तो ठीक वैसे ही अर्थशास्त्र में एक साम्राज्य, एक राज्य का शासन कैसे चलाया जाता है, किस तरह से मंत्री होंगे, किस तरह से अधिकारी होंगे, किस तरह का दंड विधान होगा, तो वो सब जो है उसमें लिखा गया है अर्थशास्त्र में। तो उसमें किसी राजा महाराजा का जिक्र नहीं मिलता है, तो मौर्यकालीन शासकों का जिक्र भी उसमें नहीं मिलता है, तो यही आपका गलत है। अगला दिया है, सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई एक शासक हुआ भानुगुप्त, ये जो है ना गुप्त शासक था, भानुगुप्त। तो ये जो है ना एरण अभिलेख इसका मिला है, एरण अभिलेख, तो इसी में जो है ना सती प्रथा का उल्लेख मिला है। एक गोपराज नामक कोई शासक है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी सती हो जाती है, और ये जो गोपराज है ना, मतलब इस एरण अभिलेख में जिस राजा का जिक्र हुआ है वो हमारे छत्तीसगढ़ के सरभपुरीय वंश से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संस्कृत का प्रथम शिलालेख किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो शक शासक था, एक शक शासक था, रुद्र दामन, छत्रप बोलना ज्यादा सही रहेगा, शक छत्रप, रुद्र ये रुद्र काटो इसको, यहां दामन लिखते हैं, रुद्र दामन, शक छत्रप रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख, ये गलत आ गया यहां पर तो गिरनार अभिलेख ये जो है भारत का मतलब भारत से प्राप्त संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो भाई बौद्ध साहित्य जो है ना पाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है ना विशाल स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल पत्तन नगर है? पत्तन मतलब जो क्या कहना चाहिए, बंदरगाह। तो भाई इनमें से कौन सा है बंदरगाह? लोथल, जो गुजरात में है ना, लोथल, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल के नाम का मतलब मृतकों का टिला है? जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी पुरा स्थल के नाम का मतलब मृतकों का टिला है, तो उस पुरा स्थल का नाम है कालीबंगा नहीं, ये तो काले रंग की चूड़ियां होता है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसका मतलब होता है मृतकों का टिला। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी।
अगला क्वेश्चन दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें अमृतसर के जालियांवाला बाग में कई निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा पुरा स्थल गंगा यमुना के दोआब में स्थित है? तो भाई पीछे मैंने शायद जिक्र किया था आलमगीरपुर का कि ये उत्तर प्रदेश में है, तो यही जो है गंगा यमुना के दोआब में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन दिया है आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। तो इसने जो है ना 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और उसको दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन दिया है सुमिलित करने को बोल रहा है, एक तरफ मुगल बादशाह, दूसरी तरफ उनके मकबरे। तो देख लेते हैं। बाबर का मकबरा कहां पर है भाई? काबुल में है। हाँ, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, अकबर का है सिकंदरा, जहांगीर का है लाहौर में। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये जो है आपका उत्तर होगा 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? अशोक के स्तंभ लेख, तो देखो अशोक के स्तंभ लेख जो है ना 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। लौरिया नंदगढ़ से मिला है, लौरिया अरराज से मिला है, रामपुरवा से भी मिला है, लेकिन पटना से जो है नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है किसने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग नहीं किया? गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? अचानक से हमला करो और छुप जाओ, मतलब अचानक से जो ना ताबड़तोड़ हमला करो, दुश्मन को संभलने का मौका मत दो, और जब दुश्मन संभलने लायक हो जाए ना तो फिर वापस जो है छुप जाओ, जंगलों में पहाड़ों में छुप जाओ। तो इसी को जो है बोला जाता है गुरिल्ला युद्ध। तो इसकी शुरुआत जो है ना किसने की थी? महाराणा प्रताप के टाइम पर भी गुरिल्ला युद्ध होता था, तो महाराणा प्रताप ने भी गुरिल्ला युद्ध किया था। उसके बाद देखो मलिक अंबर जो अहमदनगर का था, मलिक अंबर, इसने भी जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति को यूज किया था। अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो बहुत ज्यादा यूज किया गुरिल्ला युद्ध पद्धति को। इसी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे, मुगल बीजापुर इन सब के पसीने छुड़ा के रख दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। बाजीराव प्रथम, इन्होंने भी इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन जो टीपू सुल्तान थे ना, इन्होंने जो है ना इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन भाई टीपू सुल्तान भी एक अलग ही टाइप के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? रॉकेट बना डाला था ना, मिसाइल। क्या किया था? जो मतलब बारूद था ना, उससे जो रॉकेट, जो आज हम लोग नॉर्मल जो पटाखा दिवाली के टाइम पे फोड़ते हैं ना रॉकेट, तो वैसे ही इन्होंने बनाया रॉकेट, मिसाइल टाइप का, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, और उसमें जो है ना तलवार बांध के उसको छोड़ दिया जाता था दुश्मन की तरफ। तो वो जो है ना तेज गति से नीचे जब जमीन पे गिरता तो उस पर बंधा हुआ तलवार जो है ना दुश्मन को घायल कर देता था, कई बार तो मौत भी हो जाती थी। तो ये टीपू सुल्तान ने मतलब अलग ही चीज इन्होंने इन्वेंट कर लिया था। तो टीपू सुल्तान, इन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, गुरिल्ला युद्ध पद्धति ना, इसके लिए एक सही स्थान भी चाहिए, मतलब कि पहाड़, जंगल, घाटी, इस तरह का जगहों पर ही ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति काम करेगा। मतलब मैदानी क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। जैसे कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ना, तो मैदानी क्षेत्र में जो मराठों के हार का जो एक कारण बताया जाता है कि जो मराठे हैं वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में लड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो वो मैदानी युद्ध उतना नहीं किए थे, ऐसा मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं। हालांकि वो भी एक छोटा कारण है, लेकिन उतना बड़ा कारण नहीं है। तो गुरिल्ला युद्ध जो है ना, एक जो मतलब थोड़े से पहाड़ होना चाहिए, घाटी होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, वैसा जगह अच्छा मतलब होता था। तो जो मराठों का जो क्षेत्र था वहां पर इस तरह का काफी जगह था, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। ऐसे ही महाराणा प्रताप के पास भी ऐसे काफी सारे जगह थे जहां वो आराम से छुप सकते थे। तो टीपू सुल्तान इसका आंसर होगा, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार थी? तो चांदी का रुपया। ध्यान रखना, चांदी का रुपया जो है मुगल अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता था। देखो, जो सोने का मुहर है, इसको आप लोग आज का 2000 का नोट आप मान सकते हो, जिसका चिल्लर नहीं मिलता है ना, खुला नहीं मिल पाता है। चांदी का रुपया को आप मान सकते हो 500 रुपए, जिसको सबके सब लेना चाहते हैं, क्योंकि 500 का खुला आसानी से मिल जाता है। तांबे का दाम आप इसको 100 रुपए मान सकते हो। अब जो है ना व्यापार वगैरह करना है तो 2000 का नोट में संभव नहीं है, अधिकतर 500 का नोट यूज करते हैं ना, तो ये चांदी का रुपया। तो चांदी का रुपया जो है ना मुगल अर्थव्यवस्था का
आधार स्तंभ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध पश्चिमी देशों से संपर्क स्थापित किया? तो भाई ये वही जिन्होंने रॉकेट का इन्वेंशन किया था। कौन? टीपू सुल्तान। ये जो है ना फ्रांस हो गया, अरब देश हो गए, उनके साथ जो है साठगांठ करके अंग्रेजों के विरुद्ध काफी योजना इन्होंने बनाई थी। भाई नेपोलियन से मिल गए थे, नेपोलियन से मिल गए थे कि हमारी मदद करो इस टाइप से, लेकिन नेपोलियन का उस तरफ जो है मतलब उसका ही पतन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख साम्राज्य की राजधानी थी। तो भाई सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, तो इनकी राजधानी थी लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात नहीं है, पश्चात है, किस युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेज सर्वशक्तिमान हुए? शक्तिमान आता था ना दूरदर्शन में, तो किस युद्ध के पश्चात अंग्रेज जो है भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर हुए, ये आपको बताना है। तो 1857 की क्रांति के बाद नहीं, उससे पहले ही वो शक्तिशाली हो चुके थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी। मतलब टीपू सुल्तान जो है इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस युद्ध को अंग्रेज जीत गए थे, लेकिन इसके बाद भी एक शक्ति बची हुई थी जो अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए तैयार थी। मतलब इसके बाद भी अंग्रेज शक्तिशाली मतलब सर्वशक्तिशाली नहीं हुए। उसके बाद बोले तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखो तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये जो है ना जो कर्नाटक युद्ध है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में कौन शासन करेगा, इसके लिए तो अंग्रेज एक शक्तिशाली मतलब एक कहना चाहिए व्यापारिक संस्था के रूप में स्थापित हो गई, क्योंकि उनकी जो व्यापारिक प्रतिद्वंदी थी फ्रांसीसी वो मतलब भारत से बाहर हो गए। तो यहां पर लेकिन अंग्रेजों के सामने दूसरी चुनौतियां थी, मैसूर था, मराठे थे, सिख थे, हाँ ये सब थे। तो इसके बाद भी ये भारत में सर्वशक्तिशाली नहीं हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी जरूर बन गई थी। अगला दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1818 में लड़ा गया था। इसी के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में सर्वशक्तिमान हो गए थे, क्योंकि 1818 तक अंग्रेजों ने मैसूर को हरा दिया, बहुत शक्तिशाली था मैसूर, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था ना, 4 बार लड़ाई लड़े थे मैसूर के साथ, तब जाकर के मैसूर को जीत सके थे। इन्होंने क्या कहना चाहिए, नेपाल को भी हरा दिया था इससे पहले। उस वक्त मराठा ये सबसे बड़ी शक्ति थी, अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो 1818 में मराठे भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज जो है भारत में सर्वशक्तिमान हुए। इसके बाद पंजाब एक शक्तिशाली बचा हुआ था, लेकिन वो जो है अंग्रेजों के सामने मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि पंजाब जो है ना पश्चिमोत्तर भारत में था और पूरे का पूरा भारत जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था? लॉर्ड डलहौजी जो गोद प्रथा निषेध लेकर के आया था ना, कि किसी भी राजा का कोई बेटा नहीं होगा तो उसका राज्य हमारा होगा। तो देखो झांसी हो गया, नागपुर हो गया, हाँ उसके बाद पंजाब को तो युद्ध करके जीता था, क्योंकि यहाँ के राजा और सब उत्तराधिकारी सब थे और लड़ने भिड़ने के लिए भी ये लोग तैयार थे, तो इसको युद्ध से जीता गया। और झांसी, नागपुर, यहाँ के जो राजा थे ना उनके कोई औलाद नहीं थे, संतान नहीं थे, तो भाई तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा राज्य हो गया हमारा। अब जो है अवध, अवध के साथ ये था कि अवध का जो शासक था, अवध का जो नवाब था, यहाँ पर नवाब होते थे अवध में, तो यहाँ का जो नवाब है ना, शुरू से जब अंग्रेज शक्तिशाली होना शुरू हुए तब से ये जो है अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। मतलब कि अंग्रेजों के क्या कहना चाहिए, चाटुकार, अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाना, और अंग्रेजों का ना अवध पर एक तरह से पूरा का पूरा नियंत्रण था। लेकिन इसके बावजूद भी डलहौजी को जो है ना मन नहीं भरा कि भाई अवध को तो पूरा का पूरा हड़प लिया जाए, अवध के राजा को, उसके नवाब को ही हटा दिया जाए और पूरा का पूरा अवध जो है हमारे नियंत्रण में आ जाए, मतलब कि हम लोग सीधे अवध में शासन करें। तो 1856 में दरअसल ये था ना कि अवध का जो शासक था वो जिंदा था, उसका बेटा भी था, तो इसमें गोद प्रथा निषेध कानून इसमें लागू ही नहीं होता था, तो क्या किया जाए। तो डलहौजी ने चाल चला और बोला नवाब को कि तुम जो है अच्छे से शासन नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जनता परेशान है तुमसे, तो इसीलिए हम तुमको जो है हटा रहे हैं और अवध का जो शासन है हम लोग खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। तो 1856 में अवध को ऐसे हड़पा गया। ध्यान रखना अंग्रेज एकदम ललचाहा टाइप के थे, मतलब अवध जो है ना, जो अंग्रेजों की हर बात में हाँ पे हाँ मिलाता था, उसको भी हड़प लिया गया। जो हैदराबाद था ना, वो भी अंग्रेजों के हाँ में हाँ
मिलाता था, लेकिन उसको हड़पा नहीं गया। अगर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करते तो हो सकता है ये जो हैदराबाद है, अपना जूनागढ़ है, कश्मीर है, त्रावणकोर है, ये सब भी नहीं बचता, सबको ये लोग हड़प लेते। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। तो ये शायद पीछे किसी क्वेश्चन में था मेरे ख्याल से, तो रिपन के समय आया था प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। तो इसमें जो है ना मजदूरों के हित में कुछ निर्णय लिया गया था, कार्य के घंटे वगैरह कम किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1885 में। भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इस समय भारत का वायसराय था। इस कांग्रेस को तो बोला जाता है डफरिन के दिमाग की उपज। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भाई बंगाल गजट, ये 1880 में बंगाल से प्रकाशित हुआ था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसने जो है इसको प्रकाशित करवाया था, लेकिन बहुत जल्दी इसको बंद करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? इंडियन स्ट्रगल, भाई ये रचना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सातवाहन शासक ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया था? भाई किसने लीलावती से विवाह किया? तो हाल, सातवाहन वंश का एक राजा हुआ हाल। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में लिखा गया जाम्बवंती कल्याण किसकी रचना है? ये मेरे ख्याल से एक नाटक है, जाम्बवंती कल्याण। तो भाई इसकी रचना किसने की है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना। ये जो हाल है ना सातवाहन वंश का शासक, इसने भी एक किताब लिखी थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं लिखा है। महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने ना मत्त विलास प्रहसनम नामक ग्रंथ की रचना की है। कृष्णदेव राय, इन्होंने लिखा है इस जाम्बवंती कल्याणम को, किसमें? संस्कृत भाषा में। इनकी एक रचना है अमुक्त माल्यद। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया, माल्यद ये तेलुगु में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो अमुक्त माल्यद तेलुगु में, जाम्बवंती कल्याण संस्कृत में। अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के विषय में जानकारी स्रोत क्या है? तो भाई दक्षिणापथ अभियान के बारे में हमको प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, होम रूल आंदोलन किस देश से प्रभावित था? तो ये भाई आयरलैंड से प्रभावित था, प्रभावित नहीं बोलना चाहिए, ये आयरलैंड से ही आया था, वहीं से देखा देखी शुरू किया गया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर मुगल कालीन निम्न शासकों को काल क्रमानुसार जमाइए। तो जमाते हैं भाई, मोहम्मद शाह की बात करें तो 1719 से 1748 तक इसका शासन था। अकबर द्वितीय, ये जो है ना 1806 में बादशाह बना, और ये कब तक था? 37 तक था शायद, 1837 तक। शाह आलम, ये 1759 में बादशाह बनता है और 1806 तक बादशाह रहा। जहांदर शाह, ये 1712 से 1713। अब बनाइए भाई कूट। तो सबसे पहले आएगा कालक्रमानुसार, तो सबसे पहले ये आएगा 4 नंबर वाला पहले, फिर 1 नंबर वाला आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा तीसरा शाह आलम, फिर आएगा 2। तो 4 1 2 3, ये जो है आपका उत्तर होगा। सॉरी 4 1 3 2, हाँ 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये आपका कूट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम बड़ा विस्तार कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा का विलय भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी एक सहायक संधि की शर्त नहीं थी? सहायक संधि किसने शुरू किया था? वेलेजली ने शुरू किया था। तो देखते हैं, संधि करने वाले राज्य ब्रिटिश सेना रखेंगे। तो जो भी भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करेंगे तो वो राज्य अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखेंगे, वो भी अपने खुद के खर्चे पर। तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है, संधि करने वाले राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश नियंत्रण करेंगे, ये भी सही है।
जो भी राज्य अंग्रेजों के साथ यह संधि करेंगे उनकी जो वैदेशिक नीति है, मतलब दूसरे राज्यों के साथ युद्ध करना, संधि करना, तो वो जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा। अगला दिया है संधि करने वाले राज्य के आंतरिक मामलों पर ब्रिटिश दखल देंगे। तो ये गलत है। इसमें जो है अंग्रेजों ने बोला कि हम दखल नहीं देंगे, लेकिन वो दखल देते थे, लेकिन शर्त होता था कि हम दखल नहीं देंगे। तो ये आपका गलत है। अगला दिया एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के केस में जब 1818 में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और नागपुर का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया, तो अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया, तो वहां पर क्या हुआ, नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखा गया ना, मिस्टर जेनकिंस को, और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या रखा जाता था, सुप्रिटेंडेंट जो कैप्टन एडमंड को रखा गया। तो ये जो जेनकिंस था ये नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया 1818 में। तो यहां पर आपका जो स है वो गलत है, तो यही आपका सही नहीं है। तो मतलब शर्त नहीं था, ये शर्त नहीं था, तो स यहां पर आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सम्राट अशोक द्वारा आयोजित बौद्ध संगीति में किस पीटक का संकलन किया गया। देखो बौद्ध धर्म में 3 पीटक है ना, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। तो इन तीनों पीटकों का संकलन अलग अलग बौद्ध संगीतियों में किया गया। जो सूत पीटक और विनय पीटक है इसका संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में, सूत पीटक और विनय पीटक का। जो सूत पीटक है ना इसका संकलन किया था आनंद ने, आनंद जो कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, और विनय पीटक का संकलन किया था उपाली ने, ये भी जो है गौतम बुद्ध के एक अन्य शिष्य थे। क्योंकि जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ ना 483 ईसा पूर्व में, तो उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन किया गया। इसके बाद बचा अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक का संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगीति में, अर्थात अशोक द्वारा आयोजित बौद्ध संगीति में। तो ये तीसरा बौद्ध संगीति था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा अभिधम्म पीटक। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन सी संधि बनी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1806 के मध्य। तो इसके पीछे कारण बना बसीन की संधि, जो था ना बाजीराव द्वितीय, ये जो है अंग्रेजों के पास चला जाता है। मतलब थोड़ा सा जो मराठा सरदार थे ना, जो भोसला हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए, सिंधिया हो गए और जो पेशवा हो गए, तो इनके बीच थोड़ा सा बन नहीं रहा था। तो जो बाजीराव द्वितीय था ये अंग्रेजों के पास चला जाता है और अंग्रेजों के साथ संधि करता है, जो कि एक प्रकार का सहायक संधि था जो बसीन में हुआ था। इसी कारण इसको बसीन की संधि भी बोला जाता है, 1802 में हुआ था। और इसी कारण जो है ना बसीन की संधि के कारण ही ये थोड़ा सा अपमानजनक संधि था। मतलब जो बाजीराव द्वितीय था वो जो है अंग्रेजों की तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका दूसरे मराठा सरदार विरोध करते हैं और वो लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। तो मतलब बसीन की संधि ध्यान रखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण। अगला क्वेश्चन है किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना। देखो ये जो है ना शुरू में कांग्रेस के साथ थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षकार थे, लेकिन धीरे धीरे ये अलग रास्ते पर चले गए। इन्होंने गांधी जी के तरीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और असहयोग आंदोलन से दूर रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाई जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद जो बंग भंग आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला, तो उसके एक तरह से नायक थे ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में ये नहीं थे, तो समर्थन नहीं किया। एनी बेसेंट, भाई एनी बेसेंट ने तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लिए एक स्टेटमेंट दिया था शायद, कि गांधी जी का ये फैसला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक धक्का है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था एनी बेसेंट ने। तो इन्होंने भी समर्थन नहीं किया। मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अब दिया है बंगाल के कुछ क्रांतिकारी संगठन। तो देखो बंगाल के ना कुछ क्रांतिकारी संगठन, मतलब इसमें नाम नहीं दिया, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन थे जिनमें कुछ
कुछ बहुत ज्यादा संख्या थी उनकी, कुछ नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठनों ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे ना भाई, उनको जैसे भी चाहे आजादी मिल जाए वो चाह रहे थे, चाहे गांधी जी के तरीके से चाहे क्रांतिकारियों के तरीके से। तो उनको लगा कि चलो गांधी जी के तरीके को भी हम लोग आजमा लेते हैं, और बहुत से जो युवा थे, क्रांतिकारी थे, वो लोग भी जो है गांधी जी का समर्थन करते हैं और सहयोग भी करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए और बहुत सारे युवा हो गए जो कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ देते हैं, लेकिन जब बाद में असहयोग आंदोलन फ्लॉप हो जाता है, गांधी जी वापस ले लेते हैं, उसके बाद फिर युवाओं का जो मन है गांधी जी के तरीके से मतलब विश्वास उठ जाता है कि गांधी जी का तरीका काम नहीं करता है, तो बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर वो लोग जो है क्रांति की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी जी का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने समर्थन नहीं किया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं दिया, लेकिन कुछ क्रांतिकारी संगठनों ने इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ कूट मिलाना है ना, तो 1 2 3 4 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने इतना मतलब शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उनके बाद जो है पूरा का पूरा सिख साम्राज्य धराशाही हो गया, क्योंकि अंग्रेज जो है तैयार बैठे थे कब महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो और उसके बाद वो लोग पंजाब को हथिया लें। तो इनके उत्तराधिकारी काफी कमजोर हुए और लगभग 10 साल के अंदर अंदर ये लोग जो है पूरी तरह से साम्राज्य को बर्बाद कर गए। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ, तो उनके मृत्यु के बाद खड़ग सिंह ये जो है शासक हुए। खड़ग सिंह, तो ये आपके पहले हो जाएंगे खड़ग सिंह। उसके बाद हुए नवनिहाल सिंह, उसके बाद हुए शेर सिंह, और सबसे आखिर में हुए दलीप सिंह। दलीप सिंह के समय ही ना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और दलीप सिंह को फिर उनकी माता के साथ उनको फिर मेरे ख्याल से इंग्लैंड भेज दिया गया। शायद वो बच्चे थे, सभी बच्चे थे, उतने मतलब योग्य कोई था नहीं। तो 3 4 2 1 इसका आंसर होगा। 3 4 क्या था भाई, 3 4 2 1 ना, हाँ 3 4 2 1, वैसे भी 3 4 से और कुछ है नहीं, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, और आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए। किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है उसको बताइए, या फिर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी जो गलत दी गई है उसको भी बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।